हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज की वीडियो होने वाली है 2004 में आई थ्रिलर मूवी द मशीनिस्ट पर, जिसे डायरेक्ट किया है ब्रैड एंडरसन ने और इसमें मेन लीड एक्टर हैं क्रिश्चियन बेल। मूवी एक्टिंग और अच्छी स्टोरी के लिए फेमस तो है ही, बट मेनली जो इस फिल्म को ज़्यादा ग्लोरीफाई करती है वो है क्रिश्चियन बेल की ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक वेट ट्रांसफॉर्मेशन। फिल्म के साथ कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जिसे आप ज़रूर जानना चाहेंगे, जिसके लिए एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं ट्रेवर रेजनिक से, जो किसी की लाश को कारपेट में रोल करके समुद्र में फेंकने आया होता है। मगर उससे पहले ही उसे उसकी और एक अनजान आदमी आता हुआ दिखता है, जिसके चलते ट्रेवर लाश को हड़बड़ी में फेंक देता है। पर लाश के समुद्र में बहने से पहले ही वो आदमी उस तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर ट्रेवर बहुत डरा हुआ नजर आता है। जिसके बाद अपने घर लौटने पर हाथों को ब्लीच पाउडर से साफ करते वक्त उसे अपने पीछे एक अनजान छोड़ा हुआ हु आर यू का एक नोट दिखता है। अब यहाँ जो भी चल रहा है उसे जानने के लिए हमें ट्रेवर की जिंदगी को थोड़ा पहले से जानना होगा, जहाँ ट्रेवर अपना रोज का समय स्टीवी नाम के एक प्रोस्टिट्यूट के साथ बिताता है, क्योंकि उन दोनों का साथ उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी खुशहाल रखता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेवर एक फैक्ट्री में एज अ मशीनिस्ट का काम करता है, जहाँ के सुपरवाइजर टक्कर से ट्रेवर का वर्करों के साथ घटिया बिहेवियर पर टोकना उसे उसकी कंप्लेंट लिस्ट में डलवा देता है। अब शिफ्ट के बाद उसके सभी दोस्त उसे उनके साथ बाहर चलकर एंजॉय करने के लिए इन्वाइट करते हैं, मगर ट्रेवर उन्हें साफ मना कर देता है, जिससे उसके दोस्त थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था। आगे फैक्ट्री से निकलने के बाद ट्रेवर कई किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर रोजाना लेट नाइट कॉफ़ी पीने आता है, क्योंकि वहाँ काम करने वाली एक वेट्रेस मारिया से उसका बात करना उसे बहुत रिलीफ फील कराता था। अब अपने घर पहुंचकर ट्रेवर सोने की कोशिश करता है, मगर पिछले 1 साल से ना सोने के कारण उसे इंसोम्निया की बीमारी हो चुकी है, और इसी बीमारी ने उसके शरीर में कई और बीमारियों को जन्म दे दिया था, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट यानी खाना ना के बराबर खाना, जिससे ट्रेवर की बॉडी का एक्चुअल वेट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गिरावट ले रहा था। और साथ ही साथ वो ओसीडी यानी हद से ज़्यादा अपने हाथ और सराउंडिंग्स को ब्लीच से रोज़ाना साफ करने का आदी हो चुका था। अब अगले दिन लंच के दौरान ट्रेवर की मुलाकात एक इवान नाम के नए वर्कर से होती है, जो उसे बताता है कि वो एक पुराने वर्कर रेनॉल्ड्स के जेल जाने की वजह से उसके आने तक ट्रेवर की ही शिफ्ट में काम करेगा। ट्रेवर इवान के अपीयरेंस को देखकर काफ़ी शक्की नजर आता है, क्योंकि उसने आज तक उसे उस फैक्ट्री में नहीं देखा था। खैर अगले दिन मशीन ऑपरेट करते दौरान ट्रेवर का कोवर्कर मिलर उसे एक मशीन को अलाइन करने बुलाता है, और इस बीच भी ट्रेवर इवान को देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी इवान उसकी ओर एक इशारा करता है, जिससे अनजाने में ट्रेवर के धक्के से कटर मशीन का बटन ऑन हो जाता है, जिसके कारण लाख कोशिश पर भी मिलर का हाथ मशीन की चपेट में आकर कट जाता है। और तभी ट्रेवर इवान की ओर देखता है, मगर वो अचानक वहां से गायब हो चुका था। अब अपने घर पर आने के बाद ट्रेवर अपने फ्रिज पर एक नोट लगा देखता है, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो किसने छोड़ा है, और इसी के बारे में पता करने के लिए ट्रेवर अपनी लैंड लेडी के पास जाकर पूछता है कि क्या उसने उसके घर में किसी को आते जाते देखा है, मगर उस लेडी ने ऐसे किसी को नहीं देखा था। अगले दिन मिलर के पूरे इंसिडेंट की छानबीन करने आए इंश्योरेंस ऑफिसर ट्रेवर से सवाल जवाब करते हैं, जिसके जवाब में ट्रेवर कहता है कि वो इवान द्वारा ध्यान भटकाने की वजह से उस मशीन से टकरा गया था। लेकिन जब उसका सुपरवाइजर टकर और फैक्ट्री का ओनर ये बात सुनते हैं तो वो उसे हैरान नज़रों से बताते हैं कि उस फैक्ट्री में इवान नाम का कोई भी इंसान काम नहीं करता, और रेनॉल्ड्स भी यहाँ रोजाना की ही तरह काम कर रहा होता है, जिसे देखकर ट्रेवर बहुत ही परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ बैठे सभी लोगों को उसकी हालत पे शक होने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल आता है, मगर अचानक ही रोड के बीच कुछ चीज़ों को देखते हुए वो कहीं खोसा जाता है। जिसके बाद वो दोबारा मारिया से मिलने जाता है, जिस बीच मारिया उसे उसके बेटे निकोलस और उसके साथ मदर्स डे का दिन सेलिब्रेट करने का इन्विटेशन देती है, क्योंकि ट्रेवर का इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसके चलते वो खुशी से इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। मगर इसी बीच वो नोटिस करता है कि जब भी वो मारिया से मिलता है तो समय हमेशा 1:30 ही हो रखा होता है। अब अगले दिन फैक्ट्री में ट्रेवर के उसके कोवर्कर से कहासुनी हो जाती है, क्योंकि वो लोग मिलर के एक्सीडेंट की वजह से उसे वहां काम करते हुए नहीं देखना चाहते थे। अब निराश हालत में फैक्ट्री से निकलते हुए अचानक ही ट्रेवर को इवान वहां से जाता हुआ दिख जाता है, जिसका पीछा करते वो इवान से बात करने की इच्छा जताता है। फिर दोनों एक पब में पहुंचते हैं, मगर उससे पहले गौर करने की बात यह थी कि इवान का पीछा करते दौरान पूरी फिल्म के कलर्स थोड़े फेड पड़ जाते हैं, सिवाय इवान की रेड कार के, जो कि बाकी चीजों से कई ज्यादा ग्लो कर रही थी। फिलहाल पब में ट्रेवर मिलर के एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसी को मान रहा होता है, क्योंकि उसके ध्यान भटकाने की वजह से ही वो सब हुआ था, और अब यही सब उसे जाकर फैक्ट्री में सबके सामने एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कोई उस पर यकीन नहीं करता कि वो दरअसल में उधर काम करता है। इवान इस सबसे नकार देता है, क्योंकि मिलर का हाथ कटना और कुछ नहीं बस ट्रेवर की लापरवाही थी, और यही कहकर वो वॉशरूम चला जाता है। जिसके बाद ट्रेवर उसका पड़ा वॉलेट चेक करता है, और उसे उसके अंदर से उसकी और रेनॉल्ड्स के साथ में खिंचवाई हुई फोटो मिल जाती है। जिसके बाद वो घर आकर रेनॉल्ड्स को फोन करके कहता है कि उसे अब सब समझ आ गया है कि जो भी उसके साथ हाल फिलहाल में चल रहा है वो उसकी बदौलत है,
और अब वो इस फोटो के जरिए ये साबित कर देगा कि इवान उधर सच में काम करता है। अभी इसी दौरान ट्रेवर को दोबारा एक नोट मिलता है जो इस बार आखिरी के 2 वर्ड से भरा हुआ था। अब डेली नए नोट्स पाकर ट्रेवर इरिटेट हो जाता है और उस नोट को डस्टबिन में फेंक कर स्टीवी के पास आ जाता है और उसे बताता है कि शायद फैक्ट्री में से कोई उसे उधर से निकलवाने की साजिश कर रहा है। तभी नोट के लास्ट 2 वर्ड जोड़ते हुए उसके दिमाग में नाम आता है उसके सुपरवाइजर टकर का, और अब उसे टकर पर ही पूरा शक होने लगा था। अब अगले दिन ट्रेवर मारिया और निकोलस के साथ मदर्स डे एंजॉय करने एक अम्यूजमेंट पार्क जाता है, जहां उनकी फोटो खींचते दौरान उसे ये जगह बहुत जानी पहचानी सी लगती है। अब घूमते फिरते निकोलस की नज़र एक मॉन्स्टर राइड पे पड़ती है जिसका नाम था रूट 666। ट्रेवर निकोलस को उस राइड में जाने के लिए मारिया के आने तक का इंतजार करने के लिए कहता है, मगर निकोलस उस राइड की ओर बढ़ जाता है। अब राइड के दौरान ट्रेवर अंदर की नज़ारों का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन और अंदर जाते हुए यही नज़ारे ट्रेवर पर भारी पड़ने लगते हैं, जहां उसे एक कटा हुआ हाथ नजर आता है जो उसे मिलर की याद दिलाता है, और ऐसे कई साइंस जो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहे थे, जैसे शैतान इंसानों को नर्क में सजा देता हुआ, गिल्ट में खुद की जान लेता हुआ एक इंसान, कब्रों पर रोती हुई एक औरत, किसी एक्सीडेंट में हुए एक बच्चे की डेड बॉडी को देखना। लेकिन ये सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, जिस बीच उन्हें किन्हीं 2 रास्तों में यानी नर्क और मुक्ति के दौर में से एक का चयन करना था। मगर ट्रेवर के मना करने के बाद भी निकोलस नर्क के रास्ते पर मुड़ जाता है, जहां दाखिल होने पर राक्षसी आवाज़ें सुनते ही ट्रेवर को कुछ विजन फ्लैश होने लगते हैं, और तभी अचानक से निकोलस को दौरे पड़ने लग जाते हैं और बाहर आकर ट्रेवर को ये सब उसकी गलती लगती है। लेकिन मारिया उसे बताती है कि निकोलस को ये तकलीफ काफ़ी पहले से ही थी। आगे मारिया के घर पर थोड़ा टाइम बिताते दौरान ट्रेवर दोबारा नोटिस करता है कि उधर भी वक्त 1:30 पर ही रुका हुआ था। साथ ही में मारिया के फ्रिज पर उसे मिलने वाले नोटों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती ड्राइंग का एक नोट भी था, जिसके बाद घर पहुंचते ही ट्रेवर उस पहेली वाले नोट को मदर नाम से फिल करता है, और अपनी फ़ोटो एल्बम निकाल कर देखने पर वो देखता है कि कभी उसने भी अपनी माँ के साथ बिल्कुल वैसे ही कुछ खास पलों को उसी अम्यूजमेंट पार्क में बिताया था, जहां वो आज मारिया और निकोलस के साथ था। अब अगले दिन मिलर इंश्योरेंस के पैसों को कलेक्ट करने आता है, जिसे देखकर ट्रेवर उससे बहुत माफ़ी मांगता है, और मिलर भी उसे इसे एक एक्सीडेंट बताकर माफ़ कर देता है। जिसके बाद एक जाम हुई मशीन में बेल चढ़ाते वक्त उस मशीन का बटन अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिससे ट्रेवर का हाथ भी अलग होते होते बच जाता है। ट्रेवर इस घटना से इतना डर जाता है कि बौखलाहट में वो उन सभी वर्करों पे इल्जाम लगाने लगता है, और रेनॉल्ड्स को तो वो इवान के पर्स में से मिली हुई फोटो दिखाकर धमकी देने लगता है, मगर बहुत ढूंढने पर भी उसे वो फोटो नहीं मिलती। अब ट्रेवर इस सबसे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो अपने सुपरवाइजर टकर से भी लड़ने लगता है, जिसके कारण इतने वायलेंट बिहेवियर की वजह से वो ट्रेवर को तुरंत जॉब से निकाल देता है। जिसके बाद वो इवान को ढूंढने उसी पब की ओर बढ़ जाता है, ताकि उसे वो सबके सामने पेश करके ये साबित कर सके कि इवान भी उसके सभी कोवर्करों के साथ मिला हुआ है। मगर ट्रेवर को इवान उस पब में नहीं मिलता। अब घर वापस आने पर उसकी लैंडलेडी उसके घर से आ रही वाटर लीकेज की कंप्लेंट करती है, मगर ट्रेवर के हिसाब से वो लीकेज उसके घर से नहीं थी, और ये कहकर वो उस लेडी को भेज देता है। लेकिन तभी मुड़ते ही ट्रेवर देखता है कि लीकेज पानी की नहीं बल्कि खून की हो रही थी, जो उसके ही फ्रिज में से निकल रहा था, और साथ ही में वहाँ नोट भी लगा हुआ था, जो इस बार सिर्फ शुरुआत और बीच के अक्षर को छोड़कर पूरा भरा हुआ था, जिसे सॉल्व करने पर उसे मिलर नाम मिलता है, और अब उसका सारा शक मिलर पर होता है। जिसके अगले दिन ही वो उससे मिलने पहुंचकर उस पर इस सब का इल्ज़ाम लगाने लगता है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, मगर मिलर ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और सारे इल्ज़ाम खारिज करते हुए ट्रेवर को तुरंत अपने घर से निकाल देता है। तभी ट्रेवर के बाहर आते ही उसे इवान दूर खड़ा नजर आता है और वो ट्रेवर को अपने पीछे लगवा लेता है, मगर बीच रास्ते में ही ट्रेवर की गाड़ी बंद पड़ जाती है। पर किस्मत से आज उसने इवान की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, जिसके बारे में पता करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचता है, जहां का एम्प्लॉय उसे किसी भी अनजान आदमी को ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए साफ मना कर देता है, अनलेस उस नंबर की गाड़ी किसी इंसिडेंट से ना जुड़ी हो। अब ये सुनते ही ट्रेवर बाहर रोड पर आकर एक गाड़ी से जानबूझकर टकरा जाता है और चोटिल हालत में पुलिस स्टेशन जाकर इवान की गाड़ी के नंबर की कंप्लेंट कर देता है। और जब थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर उस गाड़ी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लाता है, तो वो ट्रेवर को बताता है कि वो नंबर दरअसल उसी के नाम पर रजिस्टर है और तकरीबन 1 साल पहले उसने ही अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट में टूटने की कंप्लेंट कराई थी। अब ये सुनकर ट्रेवर तो कंफ्यूज था ही, मगर साथ ही में वो ऑफिसर भी था, और अब झूठी कंप्लेंट कराने की पूछताछ से पहले ही ट्रेवर उधर से भाग जाता है और पुलिस से जैसे तैसे बचकर सीधा स्टीवी के पास पहुंचता है, जो उसकी हालत को देखकर काफी परेशान हो जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। अब स्टीवी का उसके प्रति इतना लगाव देखकर वो उससे उसके साथ हमेशा के लिए सेटल होने के लिए पूछता है, जिसमें हामी भरने की वजह से दोनों बहुत खुश थे। और स्टीवी ने तो अभी से पूरे घर के इंटीरियर को ट्रेवर के लिए चेंज करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन इसी बीच ही ट्रेवर को इवान और रेनॉल्ड्स वाली फोटो उधर फ्रेम हुई नजर आती है, जिससे उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि स्टीवी भी उसके दुश्मनों के साथ मिली हुई है। जिसके बाद वो इसे इवान के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है, मगर स्टीवी उसे बताती है कि इस फोटो में कोई इवान नाम का इंसान नहीं बल्कि ट्रेवर खुद है, जिस फोटो को उसने ही पिछली रात उसके पास छोड़ा था।
लेकिन वो उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ये सब उसकी चाल लग रही थी और अब धोखा मिलने की वजह से वो उससे लड़ने लगता है। अब सेटल होना तो दूर, स्टीवी उसे बिना देरी किए तुरंत ही अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो सीधा मारिया से मिलने एयरपोर्ट पहुंचता है। मगर आज उसे कोई दूसरी वेट्रेस काम करती हुई नजर आती है। ट्रेवर उससे मारिया के बारे में पूछता है, मगर वो लेडी बताती है कि वहाँ उस नाम का कोई नहीं है और पिछले 1 साल से वही उसकी वेट्रेस है जिससे वो रोजाना बात किया करता है। अब ये सुनकर ट्रेवर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कौन भरोसे लायक है और कौन नहीं, जिस वजह से उसे वहाँ हर बैठे इंसान पे शक होने लगता है। अब वहाँ से निकलते समय ट्रेवर को इवान की कार दोबारा दिखती है जिसका वो पीछा करता है, मगर इवान अपनी गाड़ी ट्रेवर के अपार्टमेंट पर ही रोकता है और तभी उस गाड़ी में से निकोलस भी उतरता है जिसे इवान उसी के घर ले जा रहा था। अब ये देखकर ट्रेवर काफी डर जाता है कि कहीं इवान निकोलस को कोई चोट ना पहुंचा दे, जिसे बचाने के लिए वो फटाफट ऊपर पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही इवान निकोलस को मार चुका था, जिसके बाद थोड़ी झड़प के बीच ट्रेवर इवान को जान से मार देता है। अब निकोलस को ढूंढने पर वो उसे नहीं मिलता, तभी वो अपनी फ्रिज की ओर बढ़ता है इस यकीन में कि शायद निकोलस की बॉडी उसी में हो, मगर सरप्राइजिंगली फ्रिज खोलने पर उसमें एक कटी हुई मछली थी और तभी अचानक उसे याद आता है कि ये सेम मछली वही है जो रेनॉल्ड्स की फोटो में थी और उसी में उसके साथ खड़ा इंसान इवान नहीं बल्कि वो खुद था। अब आगे हम मूवी के स्टार्ट में आ जाते हैं जहाँ लाश फेंकते वक्त वो देखता है कि इवान की बॉडी उस कारपेट में नहीं थी और तभी उसकी ओर बढ़ता हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि इवान खुद था। अब घर लौटने पर लिखे हुए हु आर यू नोट का जवाब ट्रेवर को मिल चुका था और तभी कहानी हमें 1 साल पीछे ले जाती है जहां हम नॉर्मल और हेल्दी ट्रेवर को सेम इवान वाली रेड कार ड्राइव करते हुए देख पाते हैं। लेकिन तभी एग्जैक्टली 1:30 पर अपनी लापरवाही की वजह से उसकी गाड़ी सिग्नल तोड़ देती है और आगे क्रॉस कर रहे एक बच्चे, जो कि और कोई नहीं बल्कि निकोलस था, उसकी मौत का कारण बन जाती है। और तभी मारिया को रोता देख उसके पेरेंट्स तक माफी मांगने जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, जिसके बाद वो बिना रुके उधर से एयरपोर्ट की ओर चला जाता है और इस घटना का दुख उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है जिसमें वो निकोलस और मारिया के बुनियादी पलों को खुशी से उनके साथ जी रहा था। लेकिन अपने आप को सच्चाई से कोसों दूर रखने पर भी उसके अंदर इस सच्चाई को स्वीकार करने की इच्छा थी, जिसका परिणाम था इवान, जो कि और कोई नहीं बस वो ट्रेवर का गिल्ट था, जो उसे हर वक्त उसकी ये गलती एक्सेप्ट करवाना चाह रहा था। और आखिरकार खुद को सच्चाई का आईना दिखाते हुए ट्रेवर पुलिस स्टेशन जाकर अपना ये जुर्म कबूल लेता है, जिसके बाद उसका इमेजिनरी गिल्ट इवान भी उसे अलविदा कहकर चला जाता है, जिससे साफ था कि अब वो काफी हद तक अपने दिमाग को झूठे भ्रमों से आजाद कर चुका था। और आखिरकार लॉकअप में पहुंचते ही वो पिछले 1 साल से पूरी ना हुई चैन की नींद सोता है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। अब फिल्म में लाख चाहते हुए भी ट्रेवर मोक्ष के रास्ते को ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि लंबे समय तक उसने ये मानने से मुंह मोड़ लिया था कि वो एक बच्चे की जिंदगी का कातिल है, जब तक उसने अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर उसकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए थे जहां उसे अपना ये गिल्ट एक्सेप्ट करने का मौका मिला था, जैसे वक्त का हमेशा एक ही जगह पर रुकना, अम्यूजमेंट पार्क का हर एक पल, इवन वो राइड कार जिसमें निकोलस और ट्रेवर बैठे थे, जो कि दरअसल ट्रेवर की ही कार की झलक थी, और इवान की गाड़ी के लाल रंग का ज्यादा चमकना भी उसकी ओर एक इशारा था, और उसका सेम एक्सीडेंट वाली रेड लाइट के बीच में अचानक रुककर कहीं खो जाना, और मेनली खुद के लिए ही बार बार नए नोट्स छोड़ना, जिसे लगाने के बाद उसे खुद कुछ याद नहीं रहता था, जिससे साफ था कि वो भूलने की बीमारी का भी शिकार हो चुका था। उम्मीद है कि ये फिल्म आप व्यूअर्स को अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन वीडियो के खत्म होने से पहले इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। फिल्म के लिए क्रिश्चियन ने लगभग अपने नॉर्मल 80 किलो के वेट को 49 किलो तक घटाया था, जो कि डिफरेंस बनाता है पूरे 31 किलो का। लेकिन उनके लिए ये भी एक सेटिस्फाई वेट नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से कैरेक्टर को और कमज़ोर होना चाहिए था, जिसके चलते वो अपने ऑलरेडी घटे हुए वजन को और घटाने के लिए तैयार थे। मगर ज़्यादा वेट लॉस होने की वजह से उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती थी, जिस वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उन्हें इसके लिए अलाउ नहीं किया था। क्रिश्चियन बेल इस लुक को अचीव करने के लिए दिन में सिर्फ 1 सेब, 1 कप कॉफी, पानी और भूख को काटने के लिए सिगरेट का इंटेक करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के कंप्लीट होने के बाद क्रिश्चियन ने क्रिस्टोफर नोलान की द बैटमैन मूवी की शूटिंग शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने दोबारा अपना वेट 85 किलो कर लिया था। लेकिन क्रिस्टोफर के हिसाब से फिल्म के कंप्लीट होने पर उन्हें क्रिश्चियन बेल उनके प्रेफर्ड बैटमैन के एक्चुअल वेट से ज़्यादा ओवरवेट लगे, जिस वजह से बैटमैन के सेकंड पार्ट के लिए क्रिश्चियन बेल अपने नॉर्मल 70 से 75 किलो के वेट में नजर आए थे। क्रिश्चियन बेल की यही खास बात है जो उन्हें बाकी एक्टरों से अलग बनाती है, वो है अपने किरदारों के प्रति उनकी एक्सट्रीम डेडिकेशन। अब चाहे वो अमेरिकन साइको, बैटमैन ट्रायोलॉजी, थॉर लव एंड थंडर, द फाइटर, अमेरिकन हसल, रेस्क्यू डाउन और वाइस मूवी ही क्यों ना हो। So now hope you guys enjoy the video. We'll meet you in the next one. Till then, be happy and stay cinematic.